अग्रसेन शिक्षा समिति के इस प्रांगण में जो नया संस्था बना है अग्रसेन सिविल सर्विसेज एकेडमी, इसका सपना माननीय सुरेश जी ने बहुत पहले देखा था और मेरे से आज से करीब 2-3 वर्ष पहले उन्होंने चर्चा की थी कि हम यहाँ पे एक ऐसी संस्था बनाना चाहते हैं जो युवा बच्चों को गाइड करे कि वो अपने सपने को पूरा कर सके, मेहनत करे तो उसका फल भी मिले। वैसे तो जयपुर में सैकड़ों संस्थाएं हैं जो IAS, RAS विभिन्न प्रकार की जॉब्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। कोटा में IIT के लिए बहुत अच्छी ट्रेन कोचिंग होती है और राजस्थान से बहुत बच्चे आते हैं, IAS में भी आते हैं, IPS में भी आते हैं। स्टेट सर्विस तो खैर मोस्टली राजस्थान की होती हैं और जो नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स है, चाहे बैंक्स की हो या डिफेंस की हो, उसमें भी बहुत अच्छे आते हैं। एक मेरा पर्सनल अध्ययन था कि जिन राज्यों की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा पीछे है, वहां से ज्यादा लड़के सिविल सर्विसेज में आते हैं। इसका कारण है कि शायद वहां पे दूसरी अपॉर्चुनिटीज कम होती है, तो वो अट्रैक्टेड होते हैं सिविल सर्विसेज के प्रति। इसी कैटेगरी में बिहार भी आता है, बैकवर्ड स्टेट है लेकिन IAS IPS में बहुत लोग आते हैं। यानी कि एडवर्सिटी के अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। एक कमजोरी या कमी की स्थिति के अंदर हायर मोटिवेशन होता है और लोग उसको एडवांटेज या उसका हायर मोटिवेशन, हायर एफर्ट करके वो अपनी जगह बनाते हैं। तो इंडिया एक इंटीग्रेटेड कंट्री होने से, इतना बड़ा मार्केट होने से हर स्टेट के युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिलती है, पर्टिकुलरली ऑल इंडिया सर्विसेज में, नेशनल लेवल की सर्विसेज में। रुद्र प्रकाश जी ने आपको बहुत ही विस्तार से, हाईली मोटिवेटेड वे में एक कंसिस्टेंट एफर्ट करने के लिए लगातार करे जाओ, हार मत मानो। विवेकानंद जी की एक है कि स्लिप नॉट, अपने आप काम करते जाओ until you reach your destination। इस स्पिरिट में इन्होंने बताया। इन्होंने ये भी बताया कि घबराओ मत, डरो मत, किसी को चश्मा लगा हुआ है या कोई और ज्यादा मॉडर्न वे में आ गया, अच्छी अंग्रेजी बोलता है, उसे डरो मत, अपने पर विश्वास रखो और अपना कंसिस्टेंट लगातार हार्ड वर्क एंड एफर्ट करते जाओ, सफलता मिलेगी। बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत वैलिड पॉइंट है। इसमें हार नहीं मानने वाली बात है कि अपने को लगे रहना, प्रयास करते रहना, हम सफल प्राप्त होंगे। इसी तरह से नितिन जी ने कोर्सेज के बारे में काफी डिटेल्स में बर्ड्स आई व्यू दिया। बाकी डिटेल्स को आप जब सिलेबस देखोगे, सिलेबस के अंदर और डिटेल्स में देखोगे, पुराने क्वेश्चन पेपर देखोगे, तो पता चलेगा कि इसमें है क्या। ये तो एक बड़ा सा इंट्रोडक्टरी टाइप का इंफॉर्मेशन है ताकि आपको अवेयरनेस है तो। पर ये दो चीज इन्होंने बहुत अच्छी तरह की, इसलिए मैं मोटिवेशन वाले टॉपिक पे और नहीं बोल सकता। जो रुद्र प्रकाश जी ने बोला है वो एडिक्वेट है, इनफ है, झकझोर देने वाली बात है। मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो रुद्र प्रकाश जी की बात को ही आगे ले जाते हुए बोलना चाहूंगा कि वर्क हार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट बट वर्क स्मार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। सभी को विदित है कि आज की अर्थव्यवस्था में, ग्लोबल जुड़ी अर्थव्यवस्था में शिक्षा का अवसर और जॉब्स के अवसर अनेक 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 हैं, जो हो सकते हैं आज से 50 साल पहले नहीं थे, 30 साल पहले नहीं थे। और किसी भी फील्ड में एक्सेलेंस करने का स्कोप है और किसी भी व्यक्ति को वो स्कोप है। ये एक रिवोल्यूशनरी चेंजेस
हमारी सोसाइटी में, अर्थव्यवस्था में आ गया कि कोई भी आदमी कहीं भी पहुंच सकता है। ये जो कोई से कहीं पहुंचने की जो यात्रा है, इसमें मुझे वो बच्ची याद है जिसने पहला सवाल पूछा था, दिशा और पोटेंशियल, दो वर्ड उसके मुझे ध्यान है। तब हमारे को हमारा पोटेंशियल कैसे पता चले और हमें दिशा कैसे मिले कि हम हथौड़ा तो मार रहे हैं लेकिन वो कील जा रही है कि नहीं, कैसे पता चले और हम अल्टीमेटली हमारे गोल तक कैसे पहुंचे। यही इस एकेडमी का रोल है। हार्ड वर्क इज ग्रांटेड। जब 3 लाख 5 लाख बच्चे एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं तो उनमें एक बेसिक मोटिवेशन तो है, और हर आदमी बनना चाहता है तो एक बेसिक एफर्ट से भी करता है, और बहुत ही माइक्रो लेवल के थिन फिल्म के ऊपर के लोग ही पास होते हैं, एग्जाम में सफल होते हैं। कई बार एफर्ट से ज्यादा सफलता मिलती है, कई बार एफर्ट से कम सफलता मिलती है। लेकिन जो डिफरेंस करती है, हार्ड वर्क जो नहीं करते वो तो वैसे ही निकल गए, और जो हार्ड वर्क करने के बाद भी जो फाइनल रेस में जो 1 नंबर के लिए या 1 सेकंड के लिए रह जाते हैं, वो डिफरेंस कैसे पैदा होता है, ये है असली चीज। आईएएस में हो या आईएम या आईआईटी के एग्जाम में जो आप जाते हो, आईएएस का मुझे पता है कि टॉपर में और लास्ट में 10 नंबर का फर्क नहीं होता। 2000 नंबर के एग्जाम में 2000 नंबर के पेपर होते हैं, उसके अंदर मैं थोड़ा फिगर्स 150 का भी सोच सकते कि मेरा नॉलेज 35 साल पुराना है, 40 साल पुराना है, लेकिन टॉपर में और लास्ट में फर्क 10 नंबर का होता है, 15 नंबर का होता है, यानी कि सारे के सारे अच्छे। तो 10 नंबर का फर्क चांसेस भी हो गया, उस दिन आपका मूड कैसा है, कौन सा वर्ड याद आ गया, कौन सा वर्ड मिस कर गया, या थोड़ा सा अप्रोच क्या हो गया, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। तो बेसिक एफर्ट तो करने के बाद जो फाइनल शाइन जो आप में आती है, वो लाने का काम इस एकेडमी का होना चाहिए। इसके लिए एकेडमी की जो फैकल्टीज हैं, सब अनुभवी फैकल्टी हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। वो कई वर्षों से हजारों बच्चों को पढ़ाया है, और 100 लोग जो ट्रेनिंग कोचिंग कर रहे हैं, उससे हम क्या सुपीरियर नॉलेज नहीं, स्किल सेट दे सकते हैं बच्चों को, गाइडेंस दे सकते हैं बच्चों को। इस पर अगर हम फोकस करें तो हम ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। तो हार्ड वर्क प्लस, ये प्लस क्या है, दो ही चीजें, सिस्टमिक वर्क एंड गाइडेड वर्क। एकेडमी आपको हेल्प करेगी और करना चाहिए, आपके वर्क को सिस्टमेटाइज करे कि गिवन नंबर ऑफ आवर्स में आप ज्यादा एब्जॉर्ब कर सको। इट इज नॉट ओनली आवर्स यू पुट इन, not only the days or months or years you put in, how smartly you are working, that's very good. तो फिर आपको 8 साल 6 साल 4 साल नहीं करना पड़ेगा, अब 1-2 साल में नदी पार करेंगे, और वो कराने की जिम्मेदारी और स्किल सेट एकेडमी में हमको क्रिएट करनी है। तो मैंने कल नितिन जी को भी बताया, राठौर साहब भी थे, कि हमको इन हाउस इंटरनली एकेडमी को भी अपनी थिंकिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करनी चाहिए या रेलेवेंट बनानी चाहिए, ताकि हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एफर्ट का आउटकम सुपीरियर हो, इसमें उनको क्या मदद कर सकें। तो सिस्टमेटिक वर्क एंड गाइडेड वर्क इज की टू सक्सेस ऑफ दिस एकेडमी, नॉट क्वांटिटी, इट इज क्वालिटी, दैट विल मेक अ डिफरेंस। इस हॉल में किसी क्लास में 500 बच्चे बैठे हैं और हमने साल भर में 5,000 बच्चों को पढ़ा दिया, 500 को पढ़ा दिया, नॉट इम्पोर्टेंट। आपने 10 IAS IPS साल के पैदा कर दिए, 20 30 50 RAS सर्विस में कर दिए, यू आर सक्सेसफुल। और 500 पढ़ाना, 2 ही किया, 1 ही किया, नहीं किया तो बेकार है। सो क्राइटेरिया हमारा रिवर्स होना चाहिए कि हमें क्वांटिटी से क्वालिटी में जाना है, और वो शार्पनेस पैदा करनी है स्टूडेंट्स के अंदर कि वो उनका एफर्ट
रेलेवेंट हो जाए, फ्रूटफुल हो जाए, ये पॉसिबल है। और ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज कॉमन सेंस। और वो इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए वो एक्वायर करने के लिए जिंदगी गुजर जाती है, जब उनके जिंदगी के मुख्य 2-4-5 साल जो है वो निकल जाते हैं। जब तो उसको समझ में आता 2-5 साल निकल जाते हैं, अक्सर लोग थक जाते हैं, अक्सर लोग रुद्र प्रकाश जी की तरह इतने पेशेंट और इतने कंसिस्टेंट नहीं होते। 1-2 साल एग्जाम देने के बाद वो थक जाते हैं, या और कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उधर निकल लेते हैं, और कहीं की कंडीशंस नहीं होती कि जो उनको सस्टेन कर सके इतने लंबे एफर्ट के लिए। तो हमारा एक एफर्ट होना चाहिए कि एक लिमिटेड मिनिमम टाइम जो हर पर अपनी अफोर्ड कर सके, उस टाइम में उसको कैसे ज़्यादा इनपुट दे सकें। इसकी जो डिटेल्स है मैं फैकल्टी के साथ आदमियों के साथ बैठकर मेरा जो सुझाव है वो मैं शेयर करूँगा। बट आपको दिमाग में लेके जाना है वाई कोचिंग सेंटर एंड विच कोचिंग सेंटर। रूटीन में रट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस जो भी है वो तो सब किताबों में लिखा है। एनसीईआरटी की किताब में जो बेसिक नॉलेज है उससे बढ़िया नॉलेज कोई टीचर नहीं दे सकता। एकदम प्रिसाइज टू द पॉइंट राइट बात लिखी हुई है। उसको ब्रीफ करने की कोशिश में कुछ ना कुछ छूटेगा, उसका जो टेस्ट है वो छूट जाएगा। तो अगर एनसीईआरटी की किताब जो कि बहुत सिंपल वेल रिटन किताब है, जिसके इंडिया के बेस्ट ब्रेन्स ने बड़े वे में लिखा हुआ है, खूब रिव्यू के बाद वो पब्लिश होती है, वो ही असली बेसिक नॉलेज है। और वो पढ़ने के लिए हमारे को किसी को क्लास लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको पढ़ के समझ नहीं आता तो हम आईएएस आईएएस नहीं बन सकते। तो वो किताबें या और ज्यादा जो अवेलेबल किताबें हैं वो किताबें हमें खुद पढ़ना पड़ेगा। और फिर उसका तात्पर्य क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसमें हमें क्लासरूम में जो फैकल्टी होगी उनके साथ इंटरेक्शन करके, टीचिंग करके, क्वेश्चंस करके, आंसर करके, क्लैरिफिकेशंस करके मन में बैठाना है। बेसिक डिफरेंस है एकेडमिक एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। उसको ऑब्जेक्टिव टाइप की सिंप्लीफाइड एग्जामिनेशन होती है, उसमें तो नॉलेज बेस्ड होती है। बट जो रिटन बेस्ड एग्जामिनेशन होती है, विशेष करके आईएएस एंड आरएएस और उसके अलाइड एग्जामिनेशंस और कुछ और भी एग्जाम्स हैं, वहाँ पे आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करते। नॉलेज में तो सब बराबर है, अगर पढ़ लिया तो आपका अंडरस्टैंडिंग, आपकी एनालिसिस और आपका प्रेजेंटेशन, कम शब्दों में कौन सी बात लिखते हो, किस तरह लिखते हो, ये डिफरेंशिएट करता है। किताबें सबको पता ही है, टाइम सबको पता है, वो 3 घंटा मिलेगा, ये तो कांस्टेंट है। जो लोग मेहनत नहीं करते वो तो आउट ही हो गए, मेरे तो कंपटीशन है ही नहीं। हो सकता है 5 लाख में रियल कंपटीशन 10,000 में है, बट जो लोग 10,000 सीरियस है, मेहनत कर रहे हैं, उनमें वो 2 नंबर एक्स्ट्रा कैसे आए या वो 10 नंबर एक्स्ट्रा कैसे आए, वो सारा खेल है। उसके लिए एकेडमी आपको हेल्प करेगी, आपको सिस्टमेटिक वर्क में आपको गाइड करना, मेंटरिंग करना, हेल्प करना, ये एकेडमी करेगी। एकेडमी में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड नॉलेजेबल फैकल्टी है, कल मैंने देखा था, अभी आपने भी देखा, और ये कंटिन्यूसली अपग्रेड करेंगे और लाएंगे लोगों को नीड बेस्ड। और एकेडमी का अप्रोच इंटरेक्टिव रहेगा, जैसे कि मुझे बताया। आप इंडिविजुअली स्मॉल ग्रुप्स में भी एकेडमिक फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करोगे, वो आपको गाइड करेंगे कि आपको वो दिशा, किस दिशा में आपको जाना है। तो वहाँ पे फैकल्टी एकेडमी का रोल होगा। जो लोग मास टीचिंग करते हैं कॉमर्शियली बेसिकली, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, उनका तो बैलेंस शीट भी बनाना पड़ता है। शिक्षा संस्थान को वायबल रहना है, बैलेंस शीट नहीं बनाना। वायबिलिटी तो आ जाएगी, हो सकता है मैंने कोई मजाक में नितिन जी को बोला था कि बैलेंस शीट हर साल मत बनाना, 5 साल में बनाना। और सुरेश जी को तो पता ही है कि कोई चीज स्टार्ट करते तो करे 3 साल तक बैलेंस शीट नेगेटिव आती है, फिर पॉजिटिव होती है। तो ये बैलेंस शीट की तरफ ध्यान कम देंगे, वायबिलिटी मेंटेन करना पड़ेगा कि चलेगी नहीं। बट कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्कोप है, और इसीलिए मैं यहाँ पे कॉमर्शियल संस्थानों में नहीं।
तो ये चीज़ है कि एकेडमिक प्रिपरेशन और IAS RS की प्रिपरेशन में डिफरेंस है। नॉलेज आपको करना ही पड़ेगा, बट नॉलेज इज नॉट ऑल। यू हैव टू बी स्मार्ट, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, एनालिसिस कैसी है, वहाँ पे क्लासरूम का मेंटरिंग का रोल है। वो आपको इश्यूज को खोल देंगे, और किसी भी चीज़ का एक आंसर नहीं होता। किसान आंदोलन सही है गलत है, सब लोग अलग अलग व्यूज है, बट अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपको कैसे हैंडल करोगे, उस पर आपके नंबर मिलेंगे। तो ये चीजें है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि एकेडमी का रोल क्या है, और भाई आप एकेडमी से आपको जुड़ना चाहिए, और एकेडमी को भी उस तरह से अपने आपको तैयार करना चाहिए। एक दूसरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि IAS में, RAS में जहाँ इतने लाखों लाखों लोग अपियर होते हैं, जहाँ पे सैकड़ों में लोग पास होते हैं, वहाँ पे 99.99% लोग तो सो कॉल्ड अनसेलेक्टेड जाते हैं। मैं फेलियर वर्ड यूज नहीं करना चाहता कि वो तो अच्छे तो नहीं, बट लकीली वो 2 नंबर कम बेसी आ गए, अनसेलेक्टेड रह गए। तो इसका मतलब थोड़ी वो नालायक है। आपको ऑलवेज एक सेकंड कैरियर प्लान करना चाहिए। ये IAS IPS RAS इन कोर्सेज के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, दिस इज माय डिजायर। लेकिन जस्ट इन केस मैं इतना फॉर्चुनेट नहीं रहा जितना मेरा भाई रहा, तो मेरा सेकंड कैरियर ये तैयार है। तो सेकंड कैरियर को मिस करके ब्लाइंड होकर नहीं जाना चाहिए। हर समझदार आदमी एक सेकंड कैरियर तैयार रखता है। वो आप अपनी रुचि के आधार पे आप रखो। आप टीचर बनो, आप बैंक में जाओ, आप आर्मी में जाओ, डिफेंस में जाओ, और उस सेकंड कैरियर के लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू से होगा, तो ये तैयारी आपको बहुत हेल्प करेगी। ये इतनी हेल्प करेगी कि आपको लगेगा सेकंड कैरियर पानी की तरह निकल गया, पर आपका ऑप्शन ओपन रखो। कई बार सेकंड कैरियर पहले आ जाता है, तो उसमें आगे सेफ हो गए, फिर फर्स्ट कैरियर के लिए ट्राई करो। आप पहले मान लो बैंक में PO बन गए या और कोई अच्छा जॉब मिल गया, डिफेंस में आ गए, फिर भी आपको रुकने की जरूरत नहीं है, चाहो तो फिर करो। आजकल जो रिसेंट लोग IAS IPS में आते हैं, उनमें मेजॉरिटी जॉब करते हुए आते हैं। फ्रेशर्स बहुत कम आते हैं, क्योंकि उन्होंने सेकंड कैरियर पहले मिल गया, उन्होंने जॉब ज्वाइन कर लिया। तो उसमें भी न तो वो रुकावट ना रुकना चाहिए। अगर हमारे अंदर एनर्जी है, डिजायर है, मोटिवेशन है, तो करना चाहिए। प्रकाश में कई जॉब्स किए हैं। उसके पहले मैं फॉर्चुनेट था कि मेरी LLB, मैं भी कॉमर्स का हूँ और मैंने भी जो पेपर दिए थे कॉमर्स ने किया था। मैंने पेपर दिए थे साइकोलॉजी, लॉज तो पढ़ी हुई थी, हिस्ट्री के पेपर दिए थे जो नए थे, सोशियोलॉजी। तो उससे कोई डिसएडवांटेज नहीं होता, आपने कोई नया पेपर ले लिया, कई बार तो एडवांटेज होता है। और मेरे लॉ पेपर नंबर साइकोलॉजिकल लॉ से ज्यादा आए थे जहां मैंने दिल किया ग्रेजुएट। तो वो कोई चिंता की बात नहीं है। हम कॉमन सेंस हमारे, हमको पढ़ना आता है, कुछ भी चीज पढ़ के समझ लेंगे। हो सकता है जिसका लॉ का बैकग्राउंड है उतना जल्दी पढ़ लेगा, पर अगर ध्यान है तो हम पढ़ लेंगे। तो अब अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से अपना सब्जेक्ट चूज करें, सेकेंड कैरियर को तैयारी रखें। इसके बाद भी आपको स्टीम है तो आप फर्स्ट कैरियर की ट्राई करें। साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथ मिलता है जब ये एंजाइटी लेवल खत्म हो जाती है। सेकेंड कैरियर अगर जेब में हो ना तो टेंशन खत्म हो जाती है। तो मैंने देखा है अगर 2 साल 3 साल में कोई आदमी पास नहीं किया, वो मेंटली टूट जाता है। उसको अपने बारे में शक पैदा होना चाहता है कि मैं केपेबल नहीं हूँ, मैं हीन भावना में लगती है। इसलिए सेकंड कैरियर का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो वो ध्यान में रखने की बात है। और अप्रोच में डिफरेंस है कि नॉलेज नहीं टेस्ट करती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होती है, आपकी एनालिसिस टेस्ट होती है, आपके प्रेजेंटेशन टेस्ट होता है। तो प्रिपरेशन अलग है, उसके लिए कोचिंग सेंटर की और अकेडमी की जरूरत है। और मैंने तो कल सुझाव दिया कि नोट्स लिखने दिखाने में टाइम वेस्ट मत करना। कई टीचर आते हैं नोट्स लिखाते हैं, NCERT से अच्छे क्या लिखा सकते हो। बच्चों को बोलो NCERT पढ़ के आएंगे, उनसे डिस्कशन करो, क्या नहीं समझा, क्या डाउट्स है आपको और किस चीज से आप एग्री नहीं करते। जब वो चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे,
चाहे सवाल एक पूछ रहा हो, सुन तो सारे रहे, तो सबको बेनिफिट मिलेगा। तो ये डिफरेंट स्टोन अप्रोच है, आपको समझना चाहिए और उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं, मोटिवेशन में मुझे बोलना नहीं है, जो रुद्र ने कह दिया वो भयंकर रूप से स्ट्रॉन्गली मोटिवेटिंग करना है। और आपके अंदर अगर मोटिवेशन नहीं है तो कोई दूसरा आदमी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। तो एक लाइन मोटिवेशन के बारे में ये है, ये विश्वास रखो, आई कैन डू इट, आई शैल डू इट। कैन डू का मतलब आत्मविश्वास और शैल डू का मतलब डिटर्मिनेशन। ये दो चीज आपके मन में हो तो इच्छा शक्ति पैदा होगी आपकी। बाकी आपका एफर्ट है, आपका एकेडमी का गाइडेंस है, सिस्टमेटिक एफर्ट है, और मैं फिर भी कहूँगा दोज हू आर डन द वर्क एंड अ लिटिल बिट ऑफ लकी। कई बार मैंने देखे हैं जो सुपीरियर मेहनत करता है, सुपीरियर है, वो तो बेचारा उस दिन रह गया, और जो थोड़ा सा एवरेज है वो भी निकल गया। तो वो थोड़ा 10%, 20%, 25% ईश्वर की भी कृपा होती है। बट दैट्स ऑल, डू इट, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। थैंक यू। फील फ्री, कोई भी सवाल पूछना चाहते हो। मैंने अपने बारे में कुछ नहीं बोला, जरूरत नहीं है, सबकी जिंदगी करीब करीब वैसी होती है, सब ये एफर्ट करते हैं, पर आपको कुछ पूछना हो तो यू फील फ्री, आई एम हियर। यस, कैन यू रिपीट इट प्लीज? ऐसे ही बोलो, चलो। कोई बात नहीं, बोलो। आईएएस और आरएस सिर्फ विदाउट गाइडेंस एंड विदाउट कोचिंग के लिए कोचिंग के बिना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, आपको एफर्ट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि उससे काम आसान हो जाता है, टाइम बचती है। अगर आपको किसी आदमी ने बता दिया कि ये 10 किताबें पढ़ो, तो आपको पता कि मैं बेस्ट किताबें पढ़ रहा हूँ, इसकी जगह आपने कोई दूसरी 10 किताब पढ़ ली, तो आपकी डिसएडवांटेज पैदा हो गया ना। तो इसलिए वो गाइडेंस आपको धार करती है, चाहती तो वही है, आपकी टाइम बचाती है, आपको रेलेवेंट बनाती है, पर पॉसिबल है, 100% पॉसिबल, और बहुत लोग करते हैं। इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा इस कॉन्टेक्स्ट में, कि सारी प्रिपरेशन के 3 पार्ट है। एक पार्ट है जिसको फाउंडेशन बोल दो या बेसिक बोल दो, वो एनसीईआरटी किताबों से, जनरल नॉलेज से सबसे आती है। एक स्पेसिफिक जो आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से करना पड़ता है, और तीसरा होता है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। ये तीनों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग एक अलग चीज है, वो भी एकेडमी आपको हेल्प करेगी। आपको जनरल चीज में आपका खुद का एफर्ट बहुत मैटर करेगा, एकेडमी गाइड करेगी, आपको दिशा सही दिखाएगी, और जो स्पेसिफिक्स है उसमें भी दिशा दिखाएगी। तो हमारे फैकल्टीज ऐसी है जो आपको हेल्प करेगी, और आपका एफर्ट का डायरेक्टेड हो जाएगा, मतलब आपको दिशाहीन नहीं रहेगा। दैट इज ऑल। अलग अलग होता है सर ने ये सब कुछ करके दिखाया सर। देखो, वो कुछ हेल्प कर सकता है, बट जैसे जैसे आपकी शार्पनेस बढ़ेगी, यू आर फिट फॉर द हायर एग्जाम्स। आपको प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा, दैट इज नॉलेज, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना पड़ेगा। वो प्रैक्टिस से, इंटरेक्शन से आएगा। सर एक फिर मैं सर आके सर को लेते सर, इस सर ने कांस्टेबल और एसएससी सीपीओ जॉब कर रहे थे, जॉब के साथ आई थिंक कोई कोचिंग या अदर कोचिंग पॉसिबल तो नहीं होगी, जिसमें सर का खुद का हर आदमी की अपनी अपनी स्थिति है, सब आपको वर्कआउट करना पड़ेगा इस सिचुएशन में मैं कैसे करूं। वो आपको मेंटरिंग करेंगे, गाइड करेंगे, आप कितना टाइम दे पाते हो,
और आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत अपना टारगेट भी आगे पीछे करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर 100 का टारगेट करें 97 आए फेल हो गए, इससे अच्छा 96 का टारगेट करो 97 का, ये एक अप्रोच हो सकता है। बट ये हर आदमी की परिस्थिति है, और जो 97 है इसका मतलब नहीं कि वो 100 नहीं ला सकता, वो 100 भी ला सकता है। वो आपको अपने अपने कंडीशंस के हिसाब से करना पड़ेगा, बट डरने की बात नहीं है। इट इज डूएबल, इट इज डूएबल, परफेक्टली डूएबल, एंड एनीबॉडी कैन डू एनीथिंग। कोई भी कहीं भी जा सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये तो बेसिक टेनेट है, एकदम परम सत्य है। आपने जितने सफल लोगों को देखोगे उसमें 10-5% ही हैं जो एडवांटेज पोजीशन से आए हैं, 90% वो है जो डिसएडवांटेज पोजीशन से आए हैं। जो डिसएडवांटेज पोजीशन में आते हैं उनके मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, यानी कि वो पढ़ के, काम करके, मेहनत करके उनकी एबिलिटी टू लर्न, ग्रास्प करने की बढ़ जाती है, क्योंकि उनको करना पड़ता है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि फैकल्टी भी ग्रोथ होती है। तो डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज, एडवांटेज इज ए डिसएडवांटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये मैं एक बहुत बड़े राइटर को कोट कर रहा हूँ, नाम है उनका ग्लैडवेल, मैल्कम ग्लैडवेल। एक रिसर्च किताब जो पढ़ी थी उसमें लिखा है कि जो डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज, जो लोगों को डिसएडवांटेज रहा उन्होंने वो फैकल्टी ग्रो कर ली जो उनको आगे बढ़ने में मदद की है। जो एडवांटेज है उनकी वो फैकल्टी ग्रो नहीं हुई। तो डिसएडवांटेज इज नो डिसएडवांटेज, इट इज एन एडवांटेज। सर 8% की टाइम में देखे तो सर सेकंड जॉब का तो ऑप्शन चूज कर भी नहीं सकते, क्योंकि सर हर एक जॉब का अपना अपना पैटर्न होता है ना सर। जैसे यूपीएससी, आरबीएससी को ले, एसएससी का ले, तो सर हर का अपना अपना पैटर्न होता है अलग से। तो फिर सर वो देखो ये पूरा कैंपस खुला हुआ है सेक्रेटरी ऑप्शन के लिए। आपका जिस चीज में स्ट्रेंथ है और लैगिंग, मैंने इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है आपका ड्रीम। अगर ड्रीम स्ट्रांग नहीं है ना तो आप मेहनत नहीं कर पाओगे। सपना ही आपको सोने नहीं देता, सोने वाला सपना है तो रात को सोने नहीं देता, और अचीवमेंट करने वाला सपना दिन में नहीं सोने देता आपको दिन में मेहनत करता है। तो ड्रीम तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, विजन आपको बहुत अच्छा होना चाहिए कि मुझे करना है और मैं कर सकता हूँ। वही आपके रास्ते में से करता, रास्ते निकल जाते हैं, सबके रास्ते एक से एक जैसे नहीं। आपको अपने ड्रीम के हिसाब से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से, आपके पास क्या रिसोर्स बेस है, क्या आपको असिस्टेंस मिला, ये सब चीज मैटर करती है। ये आइडियल वर्ल्ड नहीं। और अब जब आपने ग्रेजुएशन में हो, आइडियल वर्ल्ड एक्सपेक्ट भी मत करो। कोई आपको लाठी पकड़ के, हाथ पकड़ के नहीं ले जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको लाइट दिखा देगा। तो चलना तो खुद को ही है। सेल्फ स्टडी इज द की। कोई आपको कोचिंग देकर डिफरेंट नहीं कर सकता एट दिस स्टेज। कोचिंग कैन ओनली असिस्ट यू टू हेल्प योरसेल्फ। सर आईएएस की पावर क्या होती है? मतलब एक आईएएस देखो, पावर अगर तुमको मोटिवेट करती है ना, मत आना है इसमें। और अगर तुम्हारे मन में ये है मुझे समाज में या कुछ लोगों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करना है, तो ये उसके लिए पावर, हमारे पास पावर होती है, कभी नहीं करेंगे। तो पावर के बारे में वो है आपके पास। यू हैव एनफ रूम टू क्रिएट डिफरेंस। पूरी दुनिया को तो नहीं बदल पा सकते हो, लेकिन कुछ लोगों को, मैं तुमको 100 एग्जांपल दे सकता हूँ मेरी जिंदगी से, बट इस फोरम में नहीं, एक दे सकता हूँ मैं, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। मेरे पास एक औरत आई थी और उसने आके मुझे बोला, मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे मेरे बेटे के साथ घर में रखो। मैंने देखा कोई कानून नहीं है इसके बारे में, मुझे कलेक्टर को पावर देती है कि किसी लड़के को मजबूर करें कि वो अपनी माँ को घर में रखे, उसको हैरेसमेंट नहीं करे, मारे पीटे नहीं, वो सब तो ठीक है। तो मैंने सोचा इसको रखवाना तो है। उसको लड़के को केवल बताया, अगर तुमने ये नहीं किया तो क्या क्या हो सकता है, वो डर ले गया।
जब उसको लड़के को पता है कि मेरी माँ को सपोर्ट करने के लिए सिस्टम है तो घर ले गया। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल। एक बार मेरे पास महाराष्ट्र के एक यंग कपल आए सुबह सुबह, वो एक रेस्टोरेंट में रात को खाना खाने गए, पॉपुलर रेस्टोरेंट थी, टूरिज्म सेशन था, जैसलमेर की बात थी। तो वहाँ पे जो व्हाइट स्किन लोगों को वो ज़्यादा टिप देते हैं, इसको उनको तो प्रायोरिटी में बैठा रहा था वो मैनेजर, और जो अपने मेरे जैसे चेहरे वाले को लाइन में खड़ा कर रहा था। तो वो दूसरे दिन सुबह सुबह पति मेरे पास आए, घर पे आ गए। गार्ड ने बोला, मैंने कहा लाभ सुनते क्या बात है। उसने बोला कि मुझे आज शर्म है कि मैं मेरे देश में सेकंड क्लास सिटीजन के रूप में ट्रीट हो गए हम लोग। आप कलेक्टर में आपको सिर्फ बताने आए, हम तो आज जा रहे हैं। मुझे भी शर्म है। उसी दिन शाम को उस रेस्टोरेंट पे जब खाना बन गया था, मैंने फूड डिपार्टमेंट के एक इंस्पेक्टर को भेजा, सारा खाना सीज कर दो, खींच करके उस जत्ती में दे आओ, कोई ना कोई गलती निकाल दो कागज में। ये पावर नहीं है कागज में, प्रॉपर्टी पावर है। खाना जब्त कर दिया। अब 3 दिन तक उसका मालिक मेरे से मिलने की कोशिश करता था, गलती क्या होगी, गलती क्या होगी, गलती क्या होगी। मैंने नहीं, रूटीन की बात है, इंस्पेक्शन में चेक किया होगा, मिली होगी गलती। फिर उसने पीए से थोड़ा उसका अंदाज लग गया, हाथ जोड़ के आगे खड़ा हो गया, साहब गलती हो गई, मैं उस मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया और यह शिकायत मेरे ही नहीं, जैसलमेर ये किसी होटल को कभी नहीं आएगी। ये पावर है। अभी हजारों एग्जाम्पल है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और इट इज पॉसिबल। और कोई? हाँ प्लीज। इम्पोर्टेंट होता है। तो सर क्या क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स है जो हमको अपने आप में डेवलप करनी चाहिए, जो आप में भी हैं, जो आप आज 40 इयर्स की सर्विस दे पाए। सो सर वो मैं क्वालिटीज जानना चाहती हूँ जो हम अभी से डेवलप कर सकते हैं अपने आप में। जो नाम भी बताओ। दुर्गा दुर्गा दुर्गा, वाह, दुर्गा को क्या बता रहा। देखो दुर्गा, तुम्हारी पर्सनैलिटी वैसे मुझे अच्छी लग रही है। थैंक यू सर। लेकिन क्या है कि जो इंटरव्यू में बैठते हैं ना, वो आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करते। मैं आरएस की, आईपीएस की, आरपीएस की इंटरव्यू में जाता हूँ और मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ, 10 में से 2 लड़के छापने में मुझे जोर आ जाते हैं। नंबर तो बहुत अच्छे रिटर्न में, मन में ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि इस लड़के को अगर पावर दे दिया तो ये काम कर पाएगा। तुम उसका कम्युनिकेशन कमजोर होता है। क्या क्या चाहिए? कम्युनिकेशन। उसकी बातचीत में उसकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी दिखनी चाहिए, ये सिंसियर है, ऑनेस्ट इंटीग्रेटेड, झूठ नहीं बोल रहा, बनावटी बातें नहीं कर रहा। तो ये वैसे तो पूरा सब्जेक्ट है और मैं एकेडमी को रिक्वेस्ट भी करूँगा, आप पर्सनैलिटी ग्रूमिंग अपलोड करते रहिए और एक दिन में पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है। ये तुम लोग यंग हो, अभी से शुरू करो, तो ग्रेजुअली आप में कॉन्फिडेंस आएगा, कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। बता रहा हूँ तुम्हारे को टिप्स, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, ये फाउंडेशन है। और ये सब ये कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, ये नॉलेज नहीं है। ये ग्रेजुअली जैसे आप कैरी करते हो अपने आप को घर में, हर परिस्थिति में कैसे कैरी करते हो। अब एक ऑनेस्टी ऑफ इंटीग्रिटी होनी चाहिए दिमाग में। मैं जो बोला वो करूँगा या करूँगी, जो गलत है वो नहीं करना है। ये जो इंटीग्रिटी है, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, या अपनी बात को सही तरीके से बोलना, दूसरे की बात अगर सही है तो उसको समझना, उसका रिस्पेक्ट करना, ये जो 5-7 चीजें हैं, ये अगर आप में आ गई तो बेस्ट। ये दिखती है, वो लोग एक्सपर्ट है, वो जज कर देते हैं, आपको पता नहीं चलता कि किस बात से उन्होंने जज किया। और इसकी कराएंगे, ग्रुप में डिस्कशन वगैरह कराएंगे, मेंटरिंग कराएंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी को शार्पन होगी। जब आप बोर्ड में जाओगे और 8 आदमी एकदम एक्सपर्ट्स, तो एकदम धाकड़ लोग अपने अपने सब्जेक्ट के, साइकोलॉजिस्ट भी बैठता है उनके साथ, और वो आपको एडवर्स कंडीशन में डाल के आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं। तो आप अगर अपने आप को वही 3-4 चीज काम आती है, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, नॉलेज काम नहीं आता। तो किताबें रट के जाते हैं ना, आज क्या हो गया नहीं हो गया,
वो अवेयरनेस कम आती है कि बेसिक अवेयरनेस है कि नहीं हमारे को दुनिया में क्या हो रहा है इसको पता है कि नहीं। अब कोई किसान आंदोलन का पिछले बोले मुझे तो पता ही नहीं किसान आंदोलन क्या है, तो मुझे इसको अवेयरनेस में इंटरेस्ट नहीं है। 3 बिल पास हुए, उस बिल में क्या है तो उनको लगेगा इसको अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस भी पूछते हैं लेकिन एक्सपर्टाइज नहीं एक्सपेक्ट करते आपसे। एक्सपर्टाइज का काम करोगे तब आएंगे। दैट इज इट। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन बिकॉज़ दैट टाइमिंग भी हो। नमस्ते सर। सर मैं आपसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, जो मेरे मतलब मन में था कि सर गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज में जाने के बावजूद भी सर ऐसी क्या परिस्थितियां होती सर जिनकी वजह से किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सर ब्राइब लेने की जरूरत पड़ती है। सर अभी लेटेस्ट भी ये मामला आया है, तो सर इसको रोकने के लिए एक सिटीजन के फॉर्म में या फिर एक सिविल सर्वेंट के फॉर्म में सर हम क्या कर सकते हैं? सब कुछ आपको अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है। मैंने बोला कि पावर के लिए अगर नौकरी कर रहे हो तो मत करना। अगर यू वांट टू मेक अ डिफरेंस इन सोसाइटी एज अ सिटीजन सिटीजन क्या है कि हम लोग सब कोई इसी सोसाइटी से आए हैं जिस सोसाइटी में हम हैं, उस सोसाइटी में जो वैल्यूज हम इम्बाइब करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज के दिन भोगवादी व्यवस्था एक सोसाइटी का वैल्यू बनता जा रहा है। कितने लोग अपने घर में सहज सरल जिंदगी सीखते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि ये भी होना चाहिए, गैजेट होना चाहिए, एप्पल का फोन होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी है तो कितनी जल्दी मेरे पास इनोवा आ जाए या मर्सिडीज आ जाए। ये जो संस्कृति है आपको कहीं ना कहीं अपने वैल्यू डिफाइन करने पड़ेंगे कि मुझे कोई भी ऑफिसर एक रीजनेबल डिसेंट वे में जी सकता है बट लग्जरी में नहीं जी सकता। जिसको लग्जरी जरूरत है वो सर्विस में आकर वो गलत जगह आ गया और वो ब्राइब भी लेगा, फंसेगा भी, मरेगा भी और निकल गया तो समाज के ऊपर बोझेगा। सर सिविल सर्विसेज में एक पेपर चलता है सर एथिक्स का, सर उसमें इतनी ज्यादा एथिकल बातें होती है सर, वो सभी लोग पढ़ के वहां पे जाते हैं सर। पढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये आपका कल्चर है, आपका एटीट्यूड है, और एटीट्यूड एक दिन में न बनता है न बदलता है। आप फैमिली में जो देखते हो, अपने पीयर ग्रुप में जो देखते हो, उससे आपने क्या एब्जॉर्ब किया, आपने क्या अपना एटीट्यूड बनाया लाइफ के प्रति। अगर मनी और पावर आपको मोटिवेट करता है तो दिस इज नॉट द सर्विसेज, प्लीज डोंट गो। मनी पावर के बहुत सर्विसेज है और आपको इससे ज्यादा मनी और पावर आपको लेजिटिमेट इसमें मिलेगा। कई IIM IIT और क्या, मेरे घर में दो जन ऐसे हैं जो जिनकी उम्र 28 साल 30 साल की रेंज में है, करोड़ों में सैलरी होती है। मेरी फैमिली में मेरी भांजी है, मेरा भांजा है, करोड़ों में सैलरी। आप दिशा दो ना, मैंने कहा ना आपके पास ऑप्शन बहुत है आज के दिन। आज के दिन ग्लोबली वंडरफुल ऑप्शंस। अब IIM करो, IITs करो। नहीं सर, मेरा प्रश्न ये है कि सर अपन इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं? अपने आप को सुधारिए, फुल स्टॉप। थैंक यू। Thank you everybody. I enjoyed the teaching. सर आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे से हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया। हमारे बीच प्रधानी रुद्र प्रकाश शर्मा जी हम हमसे विदा लेना चाहेंगे, तो इसलिए मैं एक बार स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे अध्यक्ष। अच्छा ठीक है, अध्यक्ष साहब सुरेश अग्रवाल जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी सर नरेश सिंघल जी एंड हमारे सेक्रेटरी साहब विकास अग्रवाल जी, आपको मोमेंटम देके और आपसे हम विदा लेना चाहेंगे। एकदम प्रिसाइज टू द पॉइंट राइट बात लिखी, उसको ब्रीफ करने की कोशिश में कुछ ना कुछ छूटेगा, उसका जो टेस्ट है वो छूट जाएगा। तो अगर NCERT की किताब जो कि बहुत सिंपल वेल रिटन किताब है, जिसके इंडिया के बेस्ट ब्रेन्स ने बड़े वे में लिखा हुआ है, खूब रिव्यू के बाद वो पब्लिश होती है, वो ही असली बेसिक नॉलेज है। और वो पढ़ने के लिए हमारे को किसी को क्लास लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको पढ़ के समझ नहीं आता तो हम IAS RS नहीं बन सकते। तो वो किताबें या और ज्यादा जो अवेलेबल किताबें हैं, वो किताबें हमें खुद पढ़ना पड़ेगा।
और फिर उसका तात्पर्य क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसमें हमें क्लासरूम में जो फैकल्टी होगी उनके साथ इंटरेक्शन करके, टीचिंग करके, क्वेश्चंस करके, आंसर करके, क्लैरिफिकेशंस करके मन में बैठाना है। बेसिक डिफरेंस है एकेडमिक एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। कुछ तो ऑब्जेक्टिव टाइप की सिंप्लीफाइड एग्जामिनेशन होती है, उसमें तो नॉलेज बेस्ड होती है, बट जो रिटन बेस्ड एग्जामिनेशन होती है, विशेष करके आईएएस एंड आरएएस और उसके अलाइड्स एग्जामिनेशंस और कुछ और भी एग्जाम्स हैं, वहाँ पे आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करते हो। नॉलेज में तो सब बराबर है, अगर पढ़ लिया तो आपका अंडरस्टैंडिंग, आपकी एनालिसिस और आपका प्रेजेंटेशन, कम शब्दों में कौन सी बात लिखते हो, किस तरह लिखते हो, ये डिफरेंशिएट करता है। किताबें सबको पता ही है, टाइम सबको पता है, वो 3 घंटा मिलेगा, ये तो कांस्टेंट है। जो लोग मेहनत नहीं करते वो तो आउट ही हो गए, तो कंपटीशन है ही नहीं। हो सकता है 5 लाख में रियल कंपटीशन 10,000 में है, पर जो लोग 10,000 सीरियस है, मेहनत कर रहे हैं, उनमें वो 2 नंबर एक्स्ट्रा कैसे आए या वो 10 नंबर एक्स्ट्रा कैसे आए, वो सारा खेल है। उसके लिए एकेडमी आपको हेल्प करेगी, आपको सिस्टमेटिक वर्क में आपको गाइड करना, मेंटरिंग करना, हेल्प करना, ये एकेडमी करेगी। एकेडमी में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड नॉलेजेबल फैकल्टी है, कल मैंने देखा था, अभी आपने भी देखा, और ये कंटिन्यूअसली अपग्रेड करेंगे और लाएंगे लोगों को नीड बेस्ड। और एकेडमी का अप्रोच इंटरेक्टिव रहेगा, जैसे कि मुझे बताया, आप इंडिविजुअली स्मॉल ग्रुप्स में भी एकेडमिक फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करोगे, वो आपको गाइड करेंगे कि आपको वो दिशा, किस दिशा में आपको जाना है। तो वहाँ पे फैकल्टी एकेडमी का रोल होगा। जो लोग मास टीचिंग करते हैं कॉमर्शियली बेसिकली, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, उनका तो बैलेंस शीट भी बनाना पड़ता है। शिक्षा संस्थान को वायबल रहना है, बैलेंस शीट नहीं बनाना। वायबिलिटी तो आ जाएगी, हो सकता है मैंने कोई मजाक में नितिन जी को बोला था कि बैलेंस शीट हर साल मत बनाना, 5 साल में बनाना। और सुरेश जी को तो पता ही है कि कोई चीज स्टार्ट करते तो पहले 3 साल तक बैलेंस शीट नेगेटिव आती है, फिर पॉजिटिव होती है। तो ये बैलेंस शीट की तरफ ध्यान कम देंगे, वायबिलिटी मेंटेन करना पड़ेगा कि चलेगी नहीं, बट कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्कोप है। और इसीलिए मैं यहाँ पे कॉमर्शियल संस्थानों में नहीं। तो ये चीज है कि एकेडमिक की प्रिपरेशन और आईएएस आरएस की प्रिपरेशन में डिफरेंस है। नॉलेज आपको करना ही पड़ेगा, बट नॉलेज इज नॉट ऑल। यू हैव टू बी स्मार्ट, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, एनालिसिस कैसी है, वहाँ पे क्लासरूम का मेंटरिंग का रोल है, वो आपको इश्यूज को खोल देंगे। और किसी भी चीज का एक आंसर नहीं होता। किसान आंदोलन सही है गलत है, सब लोग अलग अलग व्यूज है, बट अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपको कैसे हैंडल करोगे, उस पर आपके निर्णय मिलेगा। तो ये चीजें है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि एकेडमी का रोल क्या है और भाई आप एकेडमी से आपको जुड़ना चाहिए और एकेडमी को भी उस तरह से अपने आपको तैयार करना चाहिए। एक दूसरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आईएएस में, आरएएस में जहाँ इतने लाखों लोग अपेयर होते हैं, जहाँ पे सैकड़ों में लोग पास होते हैं, वहाँ पे 99.99% लोग तो सो कॉल्ड अनसेलेक्टेड गए थे। मैं फेलियर वर्ड यूज नहीं करना चाहता कि वो तो अच्छे तो नहीं, बट लकीली वो 2 नंबर कम बेसी आ गए, अनसेलेक्टेड रह गए। तो इसका मतलब थोड़ी वो नालायक है। आपको ऑलवेज एक सेकंड कैरियर प्लान करना चाहिए। ये आईएएस, आईपीएस, आरएएस इन कोर्सेज के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, दिस इज माय डिजायर। लेकिन जस्ट इन केस मैं इतना फॉर्चुनेट नहीं रहा जितना मेरा भाई रहा, तो मेरा सेकंड कैरियर ये तैयार है। तो सेकंड कैरियर को मिस करके ब्लाइंड होकर नहीं जाना चाहिए। हर समझदार आदमी एक सेकंड कैरियर तैयार रखता है। वो आप अपनी रुचि के आधार पे आप रखो, आप टीचर बनो, आप बैंक में जाओ, आप आर्मी में जाओ, डिफेंस में जाओ, और उस सेकंड कैरियर के लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू से होगा। तो ये तैयारी आपको बहुत हेल्प करेगी। ये इतनी हेल्प करेगी कि आपको लगेगा सेकंड कैरियर पानी की तरह निकल गया, पर आपका ऑप्शन ओपन रखो।
कई बार सेकंड कैरियर पहले आ जाता है तो उसमें आगे सेफ हो गए, फिर फर्स्ट कैरियर क्रिएट करते हैं। आप पहले मान लो बैंक में पीओ बन गए या और कोई अच्छा जॉब मिल गया डिफेंस में आ गए, फिर भी आपको रुकने की जरूरत नहीं है, चाहो तो फिर करो। आजकल जो रिसेंट लोग आईएएस आईपीएस में आते हैं उनमें मेजॉरिटी जॉब करते हुए आते हैं, फ्रेशर्स बहुत कम आते हैं क्योंकि उन्होंने सेकंड कैरियर पहले मिल गया, उन्होंने जॉब ज्वाइन कर लिया। तो उसमें भी न तो रुकावट ना रुकना चाहिए। अगर हमारे अंदर एनर्जी है, डिजायर है, मोटिवेशन है तो करना चाहिए। प्रकाश ने कई जॉब्स किए उसके पहले। मैं फॉर्चुनेट था कि मेरी एलएलबी, मैं भी कॉमर्स का हूँ मेरी और मैंने भी जो पेपर दिए थे कॉमर्स ने किया था। मैंने पेपर दिए थे साइकोलॉजी, लॉज तो पढ़ी हुई थी, हिस्ट्री के पेपर दिए थे जो नए थे, सोशियोलॉजी। तो उससे कोई डिसएडवांटेज नहीं होता, आपने कोई नया पेपर ले लिया, कई बार तो एडवांटेज होता है। और मेरे लॉ पेपर नंबर साइकोलॉजी में लॉ से ज्यादा आए थे जहाँ मैंने दिल किया ग्रेजुएट। तो वो कोई चिंता की बात नहीं है। हम कॉमन सेंस हमारे, हमको पढ़ना आता है, कुछ भी चीज पढ़ के समझ लेंगे। हो सकता है जिसका लॉ का बैकग्राउंड है उतना जल्दी पढ़ लेगा, और अगर ध्यान है तो हम पढ़ लेंगे। तो अब अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से अपना सब्जेक्ट चूज करें, सेकेंड कैरियर को तैयारी रखें। इसके बाद भी आपको स्टीम है तो आप फर्स्ट कैरियर की ट्राई करें। साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथ मिलता है जबकि एंजाइटी लेवल खत्म हो जाती है। सेकेंड कैरियर अगर जेब में हो ना तो टेंशन खत्म हो जाती है। नहीं तो मैंने देखा है अगर 2 साल 3 साल में कोई आदमी पास नहीं किया वो मेंटली टूट जाता है, उसको अपने बारे में शक पैदा होता है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं हीन भावना में लगती है। इसलिए सेकंड कैरियर का बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो वो ध्यान में रखने की बात है। और अप्रोच में डिफरेंस है कि नॉलेज नहीं टेस्ट करती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होती है, आपकी एनालिसिस टेस्ट होती है, आपके प्रेजेंटेशन टेस्ट होता है। तो प्रिपरेशन अलग है, उसके कोचिंग सेंटर की और अकेडमी की जरूरत है। और मैंने तो कल सुझाव दिया कि नोट सोर्स लिखने दिखाने में टाइम वेस्ट मत करना। कई टीचर आते हैं नोट्स लिखाते हैं, एनसीईआरटी से अच्छा क्या लिखा सकते हो? बच्चों को बोलो एनसीईआरटी पढ़ के आएगा, डिस्कशन करो, क्या नहीं समझा, क्या डाउट्स है आपको और किस चीज से आप एग्री नहीं करते। जब वो चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे, चाहे सवाल एक पूछ रहा हो, सुन तो सारे रहेंगे, तो सबको बेनिफिट मिलेगा। तो ये डिफरेंट अप्रोच है, आपको समझना चाहिए और उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं। मोटिवेशन में मुझे बोलना नहीं है, जो रुद्र ने कह दिया वो भयंकर रूप से स्ट्रॉन्गली मोटिवेटिंग करना है। और आपके अंदर अगर मोटिवेशन नहीं है तो कोई दूसरा आदमी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। चाहे एक लाइन मोटिवेशन के बारे में ये है कि विश्वास रखो, I can do it, I shall do it. Can do का मतलब आत्मविश्वास और shall do का मतलब डिटरमिनेशन। ये दो चीज आपके मन में हो तो इच्छा शक्ति पैदा हो जाती है। बाकी आपका एफर्ट है, आपका एकेडमी का गाइडेंस है, सिस्टमेटिक एफर्ट है। और मैं फिर भी कहूँगा those who are done the work and a little bit of lucky। कई बार मैंने देखे हैं जो सुपीरियर मेहनत करता है, सुपीरियर है, वो तो बेचारा उस दिन रह गया, और जो थोड़ा सा एवरेज है वो भी निकल गया। तो वो थोड़ा 10%, 20%, 25% ईश्वर की भी कृपा होती है। बट दैट्स ऑल, डू इट, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। थैंक यू। फील फ्री, कोई भी सवाल पूछना चाहते हो। मैंने अपने बारे में कुछ नहीं बोला, जरूरत नहीं है। सबकी जिंदगी करीब करीब वैसी होती है, सब ये एफर्ट करते हैं। पर आपको कुछ पूछना हो तो यू फील फ्री, आई एम हियर। यस, कोई बात नहीं, बोलो। आईएएस और आरएएस सिर्फ विदाउट गाइडेंस एंड विदाउट कोचिंग के लिए पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, आपको एफर्ट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा।
क्योंकि उससे काम आसान हो जाता है, टाइम बचती है। अगर आपको किसी आदमी ने बता दिया कि ये 10 किताबें पढ़ो, तो आपको पता कि मैं बेस्ट किताबें पढ़ रहा हूँ, इसकी जगह आपने कोई दूसरी 10 किताब पढ़ ली तो आपकी डिसएडवांटेज पैदा हो गया ना। तो इसलिए वो गाइडेंस आपको धार करती है, चाकू तो वही है, आपकी टाइम बचाती है, आपको रेलेवेंट बनाती है। पर पॉसिबल है, 100% पॉसिबल, और बहुत लोग करते हैं। इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा इस कॉन्टेक्स्ट में कि सारी प्रिपरेशन के 3 पार्ट है। एक पार्ट है जिसको फाउंडेशन बोल दो या बेसिक बोल दो, वो एनसीईआरटी किताबों से, जनरल नॉलेज से सबसे आती है। एक स्पेसिफिक जो आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से करना पड़ता है। और तीसरा होता है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। ये तीनों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग एक अलग चीज है, वो भी एकेडमी आपको हेल्प करेगी। आपको जनरल चीज में आपका खुद का एफर्ट बहुत मैटर करेगा, एकेडमी गाइड करेगी, आपको दिशा सही दिखाएगी, और जो स्पेसिफिक्स है उसमें भी दिशा दिखाएगी। तो हमारे फैकल्टीज ऐसी है जो आपको हेल्प करेगी, और आपका एफर्ट का डायरेक्टेड हो जाएगा, मैंने आपको दिशाहीन नहीं जाएगा। दैट इज ऑल। अलग अलग होता है सर ने ये सब कुछ करके दिखाया सर। देखो वो कुछ हेल्प कर सकता है, बट जैसे जैसे आपकी शार्पनेस बढ़ेगी, यू आर फिट फॉर द हायर एग्जाम्स। आपको प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा, दैट इज नॉलेज। फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना पड़ेगा। वो प्रैक्टिस से, इंटरेक्शन से आएगा। सर एक मैं सर आके सर बोले तो सर इस सर ने कांस्टेबल और एसएससी सीपीओ जॉब कर रहे थे, जॉब के साथ आई थिंक कोई कोचिंग या अदर कोचिंग पॉसिबल तो नहीं होगी, जिसमें सर का खुद देखो हर आदमी की अपनी अपनी स्थिति है, तब आपको वर्कआउट करना पड़ेगा इस सिचुएशन में मैं कैसे करूं। वो आपको मेंटरिंग करेंगे, गाइड करेंगे, आप कितना टाइम दे पाते हो और आप क्या बेस्ट कर सकते हो। अच्छा, उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत अपना टारगेट भी आगे पीछे करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर 100 का टारगेट करें, 97 आए, फेल हो गए, इससे 96 का टारगेट करो, 97 का, ये एक अप्रोच हो सकता है। बट ये हर आदमी की परिस्थिति है, और जो 97 है इसका मतलब नहीं वो 100 नहीं ला सकता, वो 100 भी ला सकता है। वो आपको अपने अपने कंडीशंस के हिसाब से करना पड़ेगा, बट डरने की बात नहीं है। इट इज डूएबल, इट इज डूएबल, परफेक्टली डूएबल, एंड एनीबॉडी कैन डू एनीथिंग। कोई भी कहीं भी जा सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये तो बेसिक टेनेट है, एकदम परम सत्य है। आपने जितने सफल लोगों को देखोगे उसमें 10-5% ही हैं जो एडवांटेज पोजीशन से आए हैं, 90% वो है जो डिसएडवांटेज पोजीशन से आए हैं। जो डिसएडवांटेज पोजीशन में आते हैं उनके मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, यानी कि वो पढ़ के, काम करके, मेहनत करके उनकी एबिलिटी टू लर्न, ग्रास्प करने की बढ़ जाती है, क्योंकि उनको करना पड़ता है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि फैकल्टी भी ग्रोथ होती है। तो डिसएडवांटेज इन एडवांटेज, एडवांटेज इज ए डिसएडवांटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये मैं एक बहुत बड़े राइटर को कोट कर रहा हूँ, नाम है उनका ग्लैडवेल, मैल्कम ग्लैडवेल। एक ऐसी किताब जो पढ़ी थी उसमें लिखा है कि जो डिसएडवांटेज इन एडवांटेज, जो लोग डिसएडवांटेज रहा उन्होंने वो फैकल्टी ग्रो कर ली जो उनको आगे बढ़ने में मदद की है। जो एडवांटेज है उनकी वो फैकल्टी ग्रो नहीं हुई। तो डिसएडवांटेज इज नो डिसएडवांटेज, इट इज एन एडवांटेज। सर 8% की टाइम में देखे तो सर सेकंड जॉब का तो ऑप्शन चूज कर भी नहीं सकते, क्योंकि सर हर एक जॉब का अपना अपना पैटर्न होता है ना सर। जैसे यूपीएससी, आरबीएससी को ले, एसएससी का ले, तो सर हर का अपना अपना पैटर्न होता है अलग से। तो फिर सर वो देखो ये पूरा कैंपस खुला हुआ है सेक्रेटरी ऑप्शन के लिए। आपका जिस चीज में स्ट्रेंथ है और लैगिंग, मैंने इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है आपका ड्रीम। अगर ड्रीम स्ट्रांग नहीं है ना तो आप मेहनत नहीं कर पाओगे। सपना ही आपको सोने नहीं देता, सोने वाला सपना है तो रात को सोने नहीं देता, और अचीवमेंट करने वाला सपना दिन में नहीं सोने देता आपको दिन में मेहनत करता है। तो ड्रीम तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, विजन आपको बहुत अच्छा होना चाहिए कि मुझे करना है और मैं कर सकता हूँ। वही आपके रास्ते को सिद्ध करता है, रास्ते निकल जाते हैं।
सबके रास्ते एक से एक जैसे नहीं हैं। आपको अपने ड्रीम के हिसाब से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से, आपके पास क्या रिसोर्स बेस है, क्या आपका असिस्टेंस मिला, ये सब चीज मैटर करती है। ये आइडियल वर्ल्ड नहीं। और अब जब आपने ग्रेजुएशन में हो, आइडियल वर्ल्ड एक्सपेक्ट भी मत करो। कोई आपको लाठी पकड़ के, हाथ पकड़ के नहीं ले जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको लाइट दिखा देगा। तो चलना तो खुद पे ही है। सेल्फ स्टडी इज द की। कोई आपको कोचिंग देकर डिफरेंट नहीं कर सकता एट दिस स्टेज। कोचिंग कैन ओनली असिस्ट यू टू हेल्प योरसेल्फ। सर 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 आईएएस की पावर क्या होती है? मतलब एक आईएएस क्या करती है? देखो, पावर अगर तुमको मोटिवेट करती है ना, मत आना है इसमें। और अगर तुम्हारे मन में ये है कि मुझे समाज में या कुछ लोगों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करना है, तो ये सर उसके लिए पावर, मान हमारे पास पावर होती है, कभी नहीं करेंगे। तो पावर के बारे में वो है आपके पास। यू हैव एनफ रूम टू क्रिएट डिफरेंस। पूरी दुनिया को तो नहीं बदल पाते हो, लेकिन कुछ लोगों को, मैं तुमको 100 एग्जांपल दे सकता हूँ मेरी जिंदगी से, बट इस फोरम में नहीं, एक दे सकता हूँ मैं, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। मेरे पास एक औरत आई थी और उसने आके मुझे बोला, मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे मेरे बेटे के साथ घर में रखो। मैंने देखा कोई कानून नहीं है इसके बारे में, मुझे कलेक्टर को पावर देती है कि किसी लड़के को मजबूर करें कि वो अपनी माँ को घर में रखे, उसको हैरेसमेंट नहीं करे, मारे पीटे नहीं, वो सब तो ठीक है। तो मैंने सोचा इसको रखवाना तो है। उसको लड़के को केवल बताया, अगर तुमने ये नहीं किया तो क्या क्या हो सकता है, वो घर ले गया। जब उसको लड़के को पता लगा कि मेरी माँ को सपोर्ट करने के लिए सिस्टम है, तो घर ले गया। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल। एक बार मेरे पास महाराष्ट्र के एक यंग कपल आए सुबह सुबह। वो एक रेस्टोरेंट में रात को खाना खाने गए। पॉपुलर रेस्टोरेंट थी, टूरिज्म सेशन था, जैसलमेर की बात थी। तो वहाँ पे जो व्हाइट स्किन लोगों को वो ज्यादा टिप देते हैं, इसको उनको तो प्रायोरिटी में बैठा रहा था वो मैनेजर, और जो अपने मेरे जैसे चेहरे वाले को लाइन में खड़ा कर रहा था। तो वो दूसरे दिन सुबह सुबह पति मेरे पास आए, घर पे आ गए। गार्ड ने बोला, मैंने कहा लास्ट सुनते क्या बात है। उसने बोला कि मुझे आज शर्म है कि मैं मेरे देश में सेकंड क्लास सिटीजन के रूप में ट्रीट हो गए हम लोग। आप कलेक्टर में आपको सिर्फ बताने आए हैं, हम तो आज जा रहे हैं। मुझे भी शर्म है। उसी दिन शाम को उस रेस्टोरेंट पे जब खाना बन गया था, मैंने फूड डिपार्टमेंट के एक इंस्पेक्टर को भेजा, सारा खाना सीज कर दो, खींच करके उस जत्ती में दे आओ, कोई ना कोई गलती निकाल दो कागज में। ये पावर नहीं है कागज में, प्रॉपर्टी पावर है। खाना रद्द कर दिया। अब 3 दिन तक उसका मालिक मेरे से मिलने की कोशिश करता था, गलती क्या होगी, गलती क्या होगी, गलती क्या होगी। मैंने नहीं, रूटीन की बात है, इंस्पेक्शन में चेक किया होगा, मिली होगी गलती। फिर उसने पिए हुए से थोड़ा उसको अंदाज लग गया, हाथ जोड़ के आगे खड़ा हो गया, साहब गलती हो गई, मैं उस मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया, और यह शिकायत मेरे ही नहीं, जैसलमेर ये किसी होटल को कभी नहीं आएगी। ये पावर है। हजारों एग्जाम्पल है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और इट इज पॉसिबल। और कोई? हाँ प्लीज। इम्पोर्टेंट होता है। तो सर क्या क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स है जो हमको अपने आप में डेवलप करनी चाहिए, जो आप में भी हैं, जो आप आज 40 इयर्स की सर्विस दे पाए। सो सर वो मैं क्वालिटीज जानना चाहती हूँ जो हम अभी से डेवलप कर सकते हैं अपने आप में। जो नाम भी बताओ। दुर्गा दुर्गा दुर्गा, वाह, दुर्गा को क्या बताना। देखो दुर्गा, तुम्हारी पर्सनैलिटी वैसे भी अच्छी लग रही है, थैंक यू सर। लेकिन क्या है कि
जो इंटरव्यू में बैठते हैं ना, वो आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करते। मैं आरएस की, आईपीएस की, आरपीएस की इंटरव्यू में जाता हूँ और मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ, 10 में से 2 लड़के छापने में मुझे जोर आ जाते हैं। नंबर तो बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न में, मन में ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि इस लड़के को अगर पावर दे दिया तो ये काम कर पाएगा नहीं। उसका कम्युनिकेशन कमजोर होता है। क्या क्या चाहिए? कम्युनिकेशन। उसकी बातचीत में उसकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी दिखनी चाहिए, ये सिंसियर है, ऑनेस्ट, इंटीग्रेटेड, झूठ नहीं बोल रहा, बनावटी बातें नहीं कर रहा। तो ये वैसे तो पूरा सब्जेक्ट है और मैं एकेडमी को रिक्वेस्ट भी करूँगा, आप पर्सनैलिटी ग्रूमिंग डेवलप करते रहिए और एक दिन में पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नहीं होती। ये तुम लोग यंग हो, अभी से शुरू करो, तो ग्रेजुअली आप में कॉन्फिडेंस आएगा, कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। बता रहा हूँ तुम्हारे टिप्स: कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, ये फाउंडेशन है। और ये सब ये कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, ये नॉलेज नहीं है, ये ग्रेजुअली जैसे आप कैरी करते हो अपने आप को घर में, हर परिस्थिति में कैसे कैरी करते हो। अब एक ऑनेस्टी ऑफ इंटीग्रिटी होनी चाहिए दिमाग में। मैं जो बोला वो करूँगा या करूँगी, जो गलत है वो नहीं करना है। ये जो इंटीग्रिटी है, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, या अपनी बात को सही तरीके से बोलना, दूसरे की बात अगर सही है तो उसको समझना, उसका रिस्पेक्ट करना, ये जो 5-7 चीजें हैं, ये अगर आप में आ गई तो बेस्ट। ये दिखती है, वो लोग एक्सपर्ट है, वो जज कर देते हैं, आपको पता नहीं चलता कि किस बात से उन्होंने जज किया। और इसलिए कराएंगे, ग्रुप में डिस्कशंस वगैरह कराएंगे, मेंटरिंग कराएंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी को शार्पन होगी। जब आप बोर्ड में जाओगे और 8 आदमी एकदम एक्सपर्ट्स, एकदम धाकड़ लोग अपने अपने सब्जेक्ट के, साइकोलॉजिस्ट भी बैठता है उनके साथ, और वो आपको एडवर्स कंडीशन में डाल के आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं। तो आप अगर अपने आप को वही 3-4 चीज काम आती है: कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, नॉलेज काम नहीं आता है। तो किताबें रट के जाते हैं ना, आज क्या हो गया नहीं हो गया, वो अवेयरनेस काम आती है कि बेसिक अवेयरनेस है क्या नहीं हमारी को, दुनिया में क्या हो रहा है इसको पता है क्या नहीं। अब कोई किसान आंदोलन का पिछले बोले मुझे तो पता ही नहीं किसान आंदोलन क्या है, तो मुझे इसका अवेयरनेस नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। 3 बिल पास हुए, उस बिल में क्या है तो उनको लगेगा इसको अवेयरनेस नहीं। अवेयरनेस जरूर पूछते हैं लेकिन एक्सपर्टाइज नहीं एक्सपेक्ट करते आपसे। एक्सपर्टाइज का काम करोगे तब आएंगे। दैट इज इट। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज़ दैट टाइम विल बी ओवर। नमस्ते सर। सर मैं आपसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, जो मेरे मतलब मन में था कि सर गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज में जाने के बावजूद भी सर ऐसी क्या परिस्थितियां होती सर जिनकी वजह से किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सर ब्राइब लेने की जरूरत पड़ती है? सर अभी लेटेस्ट भी ये मामला आया है, तो सर इसको रोकने के लिए एक सिटीजन के फॉर्म में या फिर एक सिविल सर्वेंट के फॉर्म में सर हम क्या कर सकते हैं? सब कुछ आपको अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है। मैंने बोला कि पावर के लिए अगर नौकरी कर रहे हो तो मत करना। अगर यू वांट टू मेक अ डिफरेंस इन सोसाइटी, एज अ सिटीजन सिटीजन क्या है कि हम लोग सब तो इसी सोसाइटी से आए हैं जिस सोसाइटी में हम हैं, उस सोसाइटी में जो वैल्यूज हम इम्बाइब करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज के दिन भोगवादी व्यवस्था एक सोसाइटी का वैल्यू बनता जा रहा है। कितने लोग अपने घर में सहज सरल जिंदगी सीखते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि ये भी होना चाहिए, गैजेट होना चाहिए, एप्पल का फोन होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी है तो कितनी जल्दी मेरे पास इनोवा आ जाए या मर्सिडीज आ जाए। ये जो संस्कृति है, आपको कहीं ना कहीं अपने वैल्यू डिफाइन करने पड़ेंगे कि मुझे कोई भी ऑफिसर एक रीजनेबल डिसेंट वे में जी सकता है, पर लग्जरी में नहीं जी सकता। जिसको लग्जरी जरूरत है वो सर्विस में आकर वो गलत जगह आ गया और वो ब्राइब भी लेगा, फंसेगा भी, मरेगा भी, और निकल गया तो समाज के ऊपर बोझ। सर सिविल सर्विसेज में एक पेपर चलता है सर एथिक्स का, सर उसमें इतनी ज्यादा एथिकल बातें होती है सर, वो सभी लोग पढ़ के वहां पे जाते हैं सर। पढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये आपका कल्चर है, आपका एटीट्यूड है, और एटीट्यूड एक दिन में न बनता है न बदलता है। आप फैमिली में जो देखते हो, अपने पीयर ग्रुप में जो देखते हो, उससे आपने क्या एब्जॉर्ब किया,
आपने क्या अपना एटीट्यूड बनाया लाइफ के प्रति। अगर मनी और पावर आपको मोटिवेट करता है तो दिस इज नॉट द सर्विसेज, प्लीज डोंट गो। मनी पावर के बहुत सर्विसेज है और आपको इससे ज्यादा मनी और पावर आपको लेजिटिमेट इसमें मिलेगा। कई IIM IIT वाले क्या, मेरे घर में दो जन ऐसे हैं जो इनकी उम्र 28 साल 30 साल की रेंज में है, करोड़ों में सैलरी होगी। मेरी फैमिली में मेरी भांजी है, मेरा भांजा है, करोड़ों में सैलरी। आप दिशा बोलो ना, मैंने कहा ना आपके पास ऑप्शन बहुत है आज के दिन। आज के दिन ग्लोबली वंडरफुल ऑप्शंस। अब IIM करो, IITs करो। नहीं सर, मेरा प्रश्न ये है कि सर अपन इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं? अपने आप को सुधार लो, फुल स्टॉप। थैंक यू सर। Thank you everybody. I enjoyed the teaching. सर आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे से हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया। हमारे बीच प्रधानी रुद्र प्रकाश शर्मा जी हम हमसे विदा लेना चाहेंगे।